प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम मिड कैप कैटेगरी के एक ऐसे टॉप फंड के बारे में डिटेल से जानेंगे जो कि रैंकिंग वाइज कभी भी नंबर 1 या नंबर 2 नहीं रहा है, लेकिन इस फंड ने कंसिस्टेंटली ओवर द इयर्स अपने बेंचमार्क को बीट किया है। जब हम इस फंड के डायरेक्ट एंड रेगुलर प्लान के रिटर्न्स चेक करेंगे तो उस समय आपको इस फंड के रिगार्डिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगी। So let's start with detailed analysis of Kotak Emerging Equity Fund। इस फंड का AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट है अबाउट 18,000 करोड़ और ये AUM एक मिड कैप कैटेगरी के फंड के लिए काफी बड़ा AUM है। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड मोस्टली अपना इन्वेस्टमेंट मिड कैप की 150 कंपनीज में करता है। इस फंड के फंड मैनेजर हैं पंकज टिब्रेवाल, जो कि इस फंड को 2010 से मैनेज कर रहे हैं। मिस्टर पंकज टिब्रेवाल ने बीकॉम किया है फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता और MBA किया है इन फाइनेंस फ्रॉम मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी UK। कोटक AMC ज्वाइन करने से पहले मिस्टर टिब्रेवाल फंड मैनेजर थे प्रिंसिपल एसेट मैनेजमेंट कंपनी में। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड के साथ ही मिस्टर टिब्रेवाल कोटक स्मॉल कैप फंड को भी मैनेज करते हैं, जो कि ऑफ कोर्स काफ़ी अच्छा फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी का। सो क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड परफॉर्मेंस वाइज मिस्टर पंकज टिब्रेवाल काफ़ी अच्छे फंड मैनेजर हैं। नाम इस फंड के रेगुलर प्लान एंड डायरेक्ट प्लान के रिटर्न्स को चेक करेंगे। यहाँ अगर आप इस फंड के डायरेक्ट प्लान के रिटर्न्स को देखें तो अक्रॉस ऑल 4 होराइजन दैट इज 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। लेकिन अगर आप इस फंड के रेगुलर प्लान के रिटर्न्स को देखें तो 1 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन में ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है। सिर्फ 3 ईयर एंड 10 ईयर होराइजन में ही ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। इस फंड का 10 ईयर्स का रिटर्न सेम है क्योंकि उस समय डायरेक्ट प्लान्स अवेलेबल नहीं थे। डायरेक्ट प्लान एंड रेगुलर प्लान के रिटर्न्स में ये जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है बिकॉज ऑफ इट्स एक्सपेंस रेशियो। डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.53% है, जबकि रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 1.81%, जो कि ऑफकोर्स ज़्यादा है। जब भी आप अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप ये ध्यान में रखें कि अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट खुद से कर रहे हैं या फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपके इन्वेस्टमेंट में कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा है, इन दैट केस आपको हमेशा ही डायरेक्ट प्लान में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर आपके इन्वेस्टमेंट में आपके डिस्ट्रीब्यूटर का वैल्यू एडिशन काफ़ी ज़्यादा है, इनफैक्ट विदाउट डिस्ट्रीब्यूटर आप अपना इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाएंगे, इन दैट केस ऑफ कोर्स आप रेगुलर प्लान में अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। नाम इस फंड के रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स को चेक करेंगे अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन। जिस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा जितना ज़्यादा कम होगा उस फंड को उतना कम रिस्की माना जाएगा, और जिस फंड का शार्प रेशियो एंड अल्फा जितना ज़्यादा होगा उस फंड का परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। 3 ईयर होराइजन में इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा है, लेकिन साथ ही इस फंड का शार्प रेशियो भी अबाउट 1 के आसपास है और अल्फ़ा भी 7 से ज़्यादा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और 5 ईयर होराइजन में ऑल्दो इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन तो कम है, लेकिन साथ ही शार्प रेशियो एंड अल्फ़ा भी कम है। नाम इस फंड का परफॉर्मेंस चेक करेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडमिक स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था। अगर आप इस फंड का 1 ईयर और 3 ईयर का परफॉर्मेंस देखें एज ऑन 1 अप्रैल 2020 तो ये फंड एज कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क काफ़ी कम गिरा था, और साथ ही 5 ईयर एंड 10 ईयर होराइजन में भी इस फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था एज कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क। सो नाउ लेट्स चेक मार्केट कैप एलोकेशन ऑफ दिस फंड। ये फंड एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है, दैट्स वाई मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में इस फंड का काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है एट 76.09%, जबकि लार्ज कैप स्टॉक्स में इस फंड ने इन्वेस्ट किया है 15.53% एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है 4.95%। नाउ लेट्स चेक सेक्टर एलोकेशन ऑफ दिस फंड।
इस फंड ने जिन मेजर सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो सेक्टर्स हैं इंजीनियरिंग, केमिकल्स, फाइनेंशियल, कंस्ट्रक्शन एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल। इस फंड ने टेक सेक्टर के स्टॉक्स में बड़ा एलोकेशन नहीं लिया है और साथ ही केमिकल्स एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इस फंड का एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा है। इस फंड ने जिन मेजर कंपनीज में अपना एक्सपोजर लिया है वो कंपनीज हैं सुप्रीम इंडस्ट्रीज, परसिस्टेंट सिस्टम्स, सेफलर इंडिया, एसकेएफ इंडिया, थर्मैक्स एंड सीला फोम। इस फंड ने किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में मेजर एक्सपोजर नहीं लिया है, सो ओवरऑल इस फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है। नाउ हम इस फंड के परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करेंगे विथ टू अदर टॉप फंड्स इन मिड कैप कैटेगरी और ये फंड्स हैं एक्सिस मिड कैप एंड पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। सो एज कंपेयर टू अदर टॉप फंड्स इन मिड कैप कैटेगरी, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा है ओवर द इयर्स। सो आफ्टर दिस डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, ये क्वाइट क्लियर है कि इस फंड के डायरेक्ट प्लान ने कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट किया है और साथ ही एज कंपेयर टू अदर टॉप फंड्स इन मिड कैप कैटेगरी इस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। आप जब भी कोई फंड सेलेक्ट करें अपने इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप हमेशा ही ध्यान में रखें कि आप सिर्फ वैसे फंड्स को सेलेक्ट नहीं करें जिनका 1 ईयर या 2 ईयर का रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा है और उस हाई रिटर्न के कारण वो फंड्स सो कॉल्ड नंबर 1 या नंबर 2 फंड बन चुके हैं। आप हमेशा ही वैसे फंड्स को सेलेक्ट करें जो कि कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं और साथ ही एज कंपेयर टू अदर टॉप फंड्स इन सेम कैटेगरी उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। तो अगर कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा है तो ये फंड एक अच्छा फंड है और हम इस फंड को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।